तभी दामाद कमरे से बाहर आते दिखे। दामाद को बाहर आते देख मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे की लाइट बंद करने ही वाली थी कि समीर मेरे कमरे में आ गया। वो काफी गुस्से में लग रहा था। मैंने उसे एक गिलास पानी दिया और पूछा, सब ठीक तो है ना? इस पर दामाद बोले, सासू माँ, आपकी बेटी और आप में कितना फर्क है। शादी के बाद पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कैसे खुश रखना चाहिए, आपने सरिता को कुछ भी नहीं सिखाया। जब भी मैं उसके पास जाता हूं, वह मुझसे एक ही बात कहती है कि मैं बहुत थक गई हूं। आपकी बेटी अब पूरी तरह बूढ़ी दिखने लगी है, उसके सामने आप जवान लगती हैं। कहां आपकी जवानी और कहां सरिता की समय से पहले आई बुढ़ापा। मैंने शांत रहकर समीर की सारी बातें चुपचाप सुनी। उनकी बातें खत्म होते ही मैंने उसे समझाते कहा, दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। सरिता अपने ऑफिस के काम में पूरी तरह थक जाती है, इसलिए वह थोड़ी परेशान हो गई है। कुछ दिन आप दोनों बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम की भाग दौड़ में खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। इस पर दामाद बोले, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी बेटी को ऑफिस से छुट्टी लेने की इच्छा होगी, तभी मैं भी उसके साथ कहीं जा सकूंगा। मैंने फिर से दामाद को समझाया और उनके हाथ में पानी का गिलास दिया। दामाद से बात करते हुए अनजाने में मेरा हाथ उनके पैर पर रख दिया गया। अचानक दामाद ने अपने पैर पर रखा मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ा और मेरे हाथ से गिलास को एक ओर रखते हुए दूसरे हाथ से मेरे चेहरे से बाल हटाकर बोले, सासू माँ, आप सच में बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर तो सरिता को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहां आपके चेहरे का तेज और कहां सरिता की झुर्रियां। दामाद मेरे सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा, आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जिस लड़की के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं वह मेरी बेटी है, ये मत भूलिए। दामाद बोले, सासू माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, जो सच है वही कह रहा हूं। अब सरिता बूढ़ी दिखने लगी है तो क्या करूं? आपके सामने वह सच में फीकी पड़ती है। आपकी सुंदरता बेहद मनमोहक है। बोलते बोलते दामाद की नजर मुझ पर टिकने लगी थी। तब मैंने उनसे कहा, अब काफी रात हो गई है, आपको जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो सरिता यहाँ आ गई तो वह और नाराज हो जाएगी। मैंने दामाद को जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर किया, नहीं तो वह रात भर मेरे कमरे में ही बैठे रहते। खैर, जो भी हो, लेकिन समीर ने मेरी जो प्रशंसा की वह मुझे बहुत पसंद आई। अगले दिन शाम को जब दामाद ऑफिस से घर आए तो उन्होंने कहा, सासू माँ, कल मुझे 2 टिफिन पैक कर दीजिए, और वो भी भरकर। जब से आप मेरा टिफिन बना रही हैं, ऑफिस में मेरी क्रेडिट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरे दोस्त रोज मेरे टिफिन की तारीफ करते रहते हैं, और आज तो मेरे बॉस ने भी मेरी तारीफ की। सबको लगा कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, लेकिन मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया और उन्हें बताया कि यह जादू मेरी पत्नी के हाथों में नहीं, बल्कि मेरी सासू माँ के हाथों में है। कल मेरे बॉस ने आपसे टिफिन मांगा है, और हाँ, टिफिन के साथ आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा, क्योंकि बॉस ने आपको भी मिलने के लिए बुलाया है। मेरे दोस्तों को भी आपसे मिलने की इच्छा है। दामाद मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तभी सरिता वहीं बैठी थी। बातें करके समीर डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए। मैं भी किचन में रात का खाना बनाने जाने लगी। तभी सरिता ने कहा, माँ, तुम्हें अपने दामाद के सामने ज्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना तुम नौकरी करती हो, ना पापा है, तो तुम्हें इन सब नखरों की क्या जरूरत है। कल तुम समीर के ऑफिस जा ही रही हो तो एकदम साधारण और सादगी से जाओ। मुझे तुम्हारा यह टाप टिप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी अपनी बेटी मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी। उस समय मुझे सरिता की बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, सरिता, उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूं, ये मत भूलना। मुझसे बात करते समय अपनी जुबान का ख्याल रखो। एक बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा से टाप-टिप रहने की आदत है। मैं अपनी आदत किसी के कहने से नहीं बदलूंगी। इंसान जितना अच्छा रहता है उतना ही फ्रेश दिखता है, यही मेरा मानना है। तुम चाहे कुछ भी कहो,
मैं अपनी रहन सहन नहीं बदलने वाली। अगर किसी को बदलना है तो तुम खुद को बदलो, अपना चिड़चिड़ा स्वभाव बदलो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी ही बेटी हो या नहीं। उस दिन पहली बार मैं अपनी बेटी से इतने गुस्से में बात कर रही थी। इससे पहले सरिता ने भी कभी मुझसे इतने कटु शब्दों में बात नहीं की थी। इसलिए उससे गुस्सा होकर मैं किचन में चली गई। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन दोपहर के 1 बजे के बाद मुझे मेरे दामाद का फोन आया तो मैं तैयार होकर उनके ऑफिस जाने के लिए निकली। शाम को मैं और समीर साथ ही घर लौटे। मुझे और समीर को साथ देखकर सरिता और भी ज्यादा नाराज हो रही थी। अब मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पाई थी। मैंने भी अब उससे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन इधर मेरे दामाद अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वो मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों ने या कभी उनके बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उस दिन भी सुबह नाश्ता करते समय दामाद ने मुझसे कहा, सासू माँ, घर के सारे काम जल्दी निपटा लीजिए क्योंकि आज भी आपको ऑफिस जाना है। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। जैसे ही समीर ऑफिस के लिए निकले, सरिता ने मुझे घेर लिया। उसने कहा, माँ, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ रोज तुम अपने दामाद के ऑफिस जा रही हो, शाम को उनके साथ हंसती खेलती घर लौटती हो। अब भी तुम दोनों में सास दामाद का रिश्ता बरकरार है या फिर सीमाएं पार हो गई हैं? उस समय सरिता कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैंने उस पर जोर से चिल्लाई, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझ पर चिल्लाने की बजाय एक बार यह सोचो कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम यहां से जा सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे आंसुओं की परवाह किए बिना सरिता ऑफिस चली गई। उसके बाद 5 घंटे बीत गए, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। समीर के लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन मैंने फोन उठाने से इनकार कर दिया। 5 घंटे बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक करने लगी। जैसे ही मैं सरिता के घर से निकलने लगी, दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरा दामाद गाड़ी पार्क कर रहा था। मुझे अचानक जाता देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर ले आए। कमरे में पहुंचते ही समीर ने मेरा बैग खाली कर दिया। वह बोले, सासू मां, ये क्या हो रहा है? आप बिना कुछ कहे यहां से क्यों जा रही हैं? मैंने उन्हें सरिता की बात कुछ नहीं बताई। मैंने कहा, मेरे कारण शायद आपके रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। अब मुझे भी यहां आए काफी दिन हो गए हैं। मैं अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती। आप अपने जीवन में खुश रहिए, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी। तभी दामाद ने मुझे अपनी ओर घुमाए। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, सासू मां, जरूर सरिता ने आपको कुछ बुरा भला कहा होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उसकी बातों पर ध्यान न दे। वह मूर्ख है, उसे खुद को संभालना नहीं आता। मुझे तो लगता कि आपकी बेटी आपसे जलने लगी है। जो लोग जलते हैं वे दुआ नहीं देते, इसलिए आपको भी बेफिक्र होकर ठाठ से रहना चाहिए। समीर मुझे हंसाने की कोशिश करने लगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, किसी की बातों से इतना हताश मत होइए, मैं आपके साथ हूं। उनके बोलने में एक अलग ही प्यार था। उस दिन के बाद से रोज रात को जब सरिता सो जाती, समीर मेरे कमरे में आने लगे। अब उनका मेरे कमरे में आना मुझे खटकता भी नहीं था, क्योंकि हमारा रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर जाने लगा था। अब समीर मेरे सिर्फ दामाद नहीं रहे। 4-5 दिन से समीर मेरे कमरे में आ रहे थे। कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर सरिता को यह सब पता चल गया तो, इसलिए मैं समीर के सामने यह सवाल रखी। मैंने कहा, समीर, तुम रोज रात को सरिता की नजरों से छुपकर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम पक्का करते हो कि वह गहरी नींद में होती है? अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण सरिता अचानक मेरे कमरे में आ गई और उसने यह सब देख लिया तो क्या होगा? इस पर समीर ने कहा, सासू मां, कभी न कभी हमें इस स्थिति का सामना करना ही होगा। जो काम मेरी पत्नी को करना चाहिए था वह आपने किया, इसमें आपकी क्या गलती है? उसे वक्त रहते सब कुछ समझना चाहिए था। अब वक्त उसके हाथ से निकल गया है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपके चेहरे पर भी झुर्रियां आने लगेंगी। आप चिंता मत करें।
बस सरिता के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करने का साहस रखिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक सरिता कमरे में आ गई। मैंने उसका नाम लिया ही था कि वह वहां मौजूद हो गई थी। हम दोनों सास और दामाद एक दूसरे को देखने लगे। सरिता तो हमें साथ देखकर हमारी ओर बस देखती ही रह गई थी। उसने कहा, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक हो गया था। समीर, तुम्हें क्या लगा कि तुम रोज रात को मुझे चकमा देकर जाते हो और मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता? मैं तो बस मौके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था। अब तो मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और तुम्हें इस हालत में भी देख लिया है। सरिता बोल ही रही थी कि तभी समीर का फोन बजा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर पहले जब वह मुझे समझा रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। कुछ ही मिनटों बाद वह एक शख्स को लेकर कमरे में वापस आया। वह तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि समीर का बॉस था। उसे आधी रात को घर में देखकर सरिता चौंक गई। उसने बॉस की ओर देखकर कहा, आप इस समय यहां कैसे? बॉस आश्चर्यचकित होकर सरिता को देख रहे थे। तब सरिता बोली, आप यहां क्यों आए हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे अब एक गवाह मिल गया है। वह बॉस के सामने मेरे और मेरे दामाद के रिश्ते के बारे में बकवास करने लगी। तभी समीर के बॉस यानी रघुवीर जी सरिता की ओर देखकर बोले, सरिता, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है तुम अपनी माँ और अपने पति के बारे में क्या कह रही हो? अब तो सरिता और भी ज्यादा बकवास करने लगी। तभी समीर उस पर चिल्लाया। उसने कहा, मैं अभी तक सब सुन रहा था। मुझे पता था कि तुम समझदार नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अब तुम बॉस के सामने कुछ भी बकवास करने लगी हो। शायद अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। मैं समीर को शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह बोला, माँ, अब और कितने दिन आप यह सब बातें छुपाकर रखेंगी? इस तरह मन मारकर जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। जीना है तो खुले दिल से जियो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया। समीर ने सरिता से कहा, सरिता, पिछले कुछ दिनों से मैं इस कमरे में आ रहा हूं, ये सच है। लेकिन मैं इस कमरे में क्यों आ रहा था, इसका कारण वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। इसका असली कारण कुछ और ही है। मैं यहां इसलिए आता था ताकि अपने बॉस को तुम्हारी माँ के कमरे में सुरक्षित छोड़ सकूं। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं बल्कि मेरे बॉस होते थे। जिस दिन हम बॉस के जन्मदिन की पार्टी में गए थे, उस रात जब हम पार्टी से घर लौटे थे, तो मैंने तुम्हारी माँ को उनके कमरे में रोते हुए देखा था। उसी रात बॉस ने मुझसे तुम्हारी माँ का फोन नंबर भी लिया था। उस रात बॉस बार बार तुम्हारी माँ को फोन कर रहे थे। उस रात जब मैं अचानक तुम्हारी माँ के कमरे में गया तो मैंने उनके फोन में बॉस के कई मिस्ड कॉल देखे। अगले दिन मैंने बॉस से इस बारे में पूछा, तभी मुझे सच्चाई पता चली। एक समय था जब तुम्हारी माँ और बॉस एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, उन दोनों के बीच प्यार भी था, लेकिन घर वालों के दबाव के कारण वे अपना जीवन एक साथ नहीं बिता सके। पर किस्मत ने 30 साल बाद उन्हें एक बार फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारी माँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बॉस की वजह से मुझे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला। तब से मैंने जानबूझकर कभी दोस्तों का बहाना बनाया तो कभी बॉस का, ताकि तुम्हारी माँ और बॉस को एक दूसरे से मिलवा सकूं। धीरे धीरे मैंने तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी देखनी शुरू की। वह भी अपना पुराना रिश्ता जीने लगी, लेकिन तुमने इसे गलत समझा और माँ पर गलत आरोप लगाए। तुम्हारे आरोपों के बाद तुम्हारी माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तब से मैंने इस प्रेमी जोड़े की मुलाकात अपने घर में ही करानी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम इस उम्र में उनके और बॉस के रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने कभी तुमसे खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने देना चाहिए। सरिता बोली, समीर, तुम मेरी माँ को उनके प्रेम से मिलने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे। तुम दामाद होकर भी कोई आपत्ति नहीं कर रहे थे और मेरी माँ को एक बार फिर से जीने का मौका दे रहे थे। मैं आगे बढ़ी और सरिता से आंसू भरी आंखों के साथ बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे इस उम्र में यह सब नहीं करना चाहिए था।
मुझे रघुवीर से फिर से नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन तू चिंता मत कर, सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं रघुवीर से कभी नहीं मिलूंगी। इस उम्र में मुझे यह बातें तुम्हारे मुंह से सुनने से पहले ही मैं यहां से चली जाती हूं। मेरी आंखों में आंसू देखकर सरिता बोली, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, ना मैंने कभी तुम्हारे अकेलेपन को महसूस किया। अब वो समय तो बीत गया, पर अगर तुम मेरे लिए जी सकती हो तो फिर मैं तुम्हारी खुशी में क्यों नहीं शामिल हो सकती। तुम्हारे समय में दादा ने तुम्हारी शादी नहीं होने दी होगी, लेकिन अब मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चलूंगी। मैं तुम्हें और बॉस को आपके आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। बॉस मुझे मेरे पिता के रूप में स्वीकार है। बेटी की सहमति सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। रघुवीर भी मेरी तरह ही अपने जीवन में अकेले थे। अगले 3 दिनों के भीतर मेरी और रघुवीर की रजिस्टर्ड मैरिज मेरी बेटी और दामाद की मौजूदगी में हो गई। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक बेटी ने अपनी मां की विदाई की थी। मेरी विदाई के समय मैंने सरिता को एक सीख दी। मैंने उससे कहा, सरिता, पैसा सब कुछ नहीं होता, इसीलिए हमेशा पैसे के पीछे भागना छोड़कर कभी अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्तव्यों से भागकर ना तो जीवन पूरा होता है, ना ही खुशियां मिलती हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। सरिता ने मुझसे वादा किया कि आगे से वो अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे नहीं हटेगी। मेरी विदाई होते ही सरिता ने पूरे 20 दिनों की छुट्टी ली। शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी और दामाद एक बार फिर हनीमून पर गए। तो दोस्तों, शादी और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जहां दिल मिलते हैं वहीं रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं। बस जरूरत होती है एक दूसरे को समझने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। रात के करीब 12 बजे का वक्त था। गर्मियों की रातें थीं और मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो मैं थोड़ा डर गई, लेकिन फिर सोचा शायद मेरा भाई ही होगा, क्योंकि घर में मेरे और भाई के अलावा कोई और नहीं था। मैंने उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही मैंने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं वापस बिस्तर पर लेटने लगी। अचानक दरवाजे पर फिर से पहले से भी ज्यादा जोर की दस्तक हुई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते हुए मैंने दोबारा दरवाजा खोला और वहां मेरा भाई खड़ा था। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ दीदी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो मुझे आज कुछ अजीब सी नजरों से देख रहा था। मैंने सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाई। अब मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसे मैंने आज तक सबसे छुपा कर रखा था। यह सच ऐसा है जो मेरी हर रात की नींद और हर दिन का सुकून छीन ले गया। इसे सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी और मैंने नया नया जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं कॉलेज में 2nd ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों गर्मी का मौसम था और हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। अचानक मेरा भाई राहुल मेरे कमरे में आया और दरवाजा बंद करके कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं।
कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से काम वाली बाई भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। राहुल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। राहुल कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। राहुल कहने लगा, चलो दीदी, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। उसके हाथों से मुझे सुकून मिलने लगा और मेरे सर का दर्द भी कम हो गया था। मैं आंखें मूंद कर लेट गई और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो गई। मुझे कोई भी होश नहीं था कि मैं कितने घंटे तक सोती रही। जब मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी पर टाइम देखा। रात के 9 बज चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही ना हुआ। मम्मी और पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने लगी। तभी मुझे चक्कर आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ घूम रहा हो और अगर दीवार का सहारा नहीं लिया होता तो शायद गिर जाती। खुद को संभालते हुए मैं फ्रेश होकर बाहर आई। देखा कि सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे और मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी और थकावट से मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। राहुल ने देखा कि मैं थकी हुई हूँ तो तुरंत मम्मी से कहने लगा, मम्मी देखिए, अंजलि दीदी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अरे अगर काम वाली नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख ले। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। वाकई में मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही काम करते थे क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर का खर्चा चलना मुश्किल था। साथ ही हमारी पढ़ाई का खर्च भी काफी था। इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा। हम दोनों भाई बहन कॉलेज जाते थे, लेकिन गर्मी के मौसम में छुट्टियां होने की वजह से घर पर ही थे। मैंने एक बात नोटिस की थी कि पिछले कुछ हफ्तों से राहुल मेरे कुछ ज्यादा ही करीब होने लगा था। जब से मुझे कॉलेज से छुट्टियां मिली थीं, तब से वह मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम करती तो वह आकर मदद करने लगता। कभी कभी काम करते वक्त मुझे थकावट महसूस होती तो वह मुझे आराम से बिठाकर मेरा सिर दबा देता। जब मैं उसे मना करती तो वह हंसते हुए कहता, नहीं दीदी, तुम बहुत काम करती हो, अब मेरा हक बनता है कि तुम्हें सुकून दो। मैं उसे रोक नहीं पाती और चुपचाप लेटी रहती। लेकिन एक रात जो हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या राहुल कभी ऐसा कर सकता था? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के करीब मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में आकर खड़ा हो गया हो। धीरे धीरे वह बिस्तर के पास आ रहा हो और मैं सोते हुए भी महसूस कर सकती थी कि कुछ अजीब हो रहा है। मुझे तुरंत झटका सा लगा और मैंने आंखें खोल दी। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। बस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मुझे याद था कि मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोती थी। तो फिर वह कैसे खुला था? मैं चुपचाप उठकर दरवाजे को लॉक करने लगी। फिर से बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं, मुझे फिर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बिस्तर के पास आकर बैठा हो। और फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास आकर अपना हाथ बढ़ा रहा हो। मैंने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने घबराते हुए कमरे की लाइट ऑन की और दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी
तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त राहुल भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वह भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना किया, नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ और आराम करो। लेकिन वह जिद करने लगा कि मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं, मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं बिस्तर पर लेट गई और उसने भी सोफे पर तकिया रखा और मेरे पास में ही सो गया। लेकिन उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी ओर काफी देर तक ध्यान से देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सो रही थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने आप पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी, न जाने क्या वजह थी। मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो वह भी बहुत खुश था। मैंने उसको पूछा, तुम आज इतने खुश क्यों हो? तो कहने लगा, जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो राहुल तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अंजलि दीदी, आप अपने बाल खोल दे, मैं आपके सर में मालिश कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें कुछ अजीब लग रही थीं। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपनी पढ़ाई करो, मुझे मालिश की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करो, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। राहुल मुझसे 3 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपका लाभ उठाता रहूं। वह मेरे सिर की मालिश कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। तेल की हल्की हल्की महक कमरे में फैल चुकी थी। मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा, ये तेल कौन सा है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक खास तेल है जो आपकी सुंदर जुल्फों को और भी चमकदार बनाएगा। आपके बालों की खास देखभाल के लिए ही लाया हूँ। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। मालिश के दौरान कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे बदन में भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लगा रहा था जैसे किसी ने मुझ पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। मेरी टांगों और हाथों में अजीब सा दर्द था, मानो घंटों तक मैं किसी भारी बोझ के नीचे रही हूं। पूरे बदन में दर्द सरायत कर रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरे कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए थे और पंखा भी बंद था। कमरे में गर्मी का एहसास हो रहा था। मैंने चक्कर खाती हालत में बेड से नीचे कदम रखा, मगर पैरों में जैसे जान नहीं थी। मैंने अपने भाई को देखा जो शांत और सामान्य नजर आ रहा था। लेकिन ये सब क्या हो रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए मैं बाथरूम पहुंची और फ्रेश होकर आई। आईने में अपनी हालत